हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले क्या आएगा? वर्क। ये वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेक्स द बॉडी मूव। ठीक है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट या किसी बॉडी पे फोर्स एग्जर्ट करते हैं तो क्या आता है? वर्क आता है। ठीक है, कुछ ना कुछ वर्क आता है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ वर्क आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आता हो। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया वॉल का, तो वॉल पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये डिस्प्लेस नहीं हो रही वॉल, तो यहाँ पर तो वर्क आएगा नहीं, बिकॉज वर्क डिपेंड किस पे करता है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और उनके बीच के एंगल पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, वर्क किस पे डिपेंड करता है? फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एंड एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर हम वॉल पे फोर्स लगाते हैं तो भले हमारी मसल्स स्ट्रेच हो रही हों, लेकिन कोई वर्क नहीं आएगा, वो वर्क नहीं माना जाएगा। साइंस में ये वर्क नहीं माना जाएगा। या किसी हम बॉडी को लेकर के खड़े हैं, ठीक है, वी आर गेटिंग टायर्ड, हम थक जा रहे हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमने वर्क किया, काम किया, बट एक्चुअली ये साइंस में ये वर्क नहीं माना जाएगा। ठीक है, बिकॉज आप बॉडी को डिस्प्लेसमेंट दे ही नहीं रहे हैं, आप इसको लेकर के खड़े हुए हैं और इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट आ ही नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा वॉल पे फोर्स लगाने पर, तो यहाँ पर हम वर्क इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, फिर बात आती है कि जैसे ये मैंने एक ब्लॉक का एग्जांपल लिया, यहाँ पर इस पर एक एफ फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक किसी एंगल पे लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। अगर आप इसमें ट्रायंगल बनाएंगे तो ये ऐसे ये ट्रायंगल बनेगा। तो ये अगर ये एफ़ है तो एफ़ कॉस थीटा हो जाएगा और ये एफ़ साइन थीटा हो जाएगा। आप ट्रायंगल्स निकाल सकते हैं। ठीक, तो एफ़ कॉस थीटा क्या होगा? इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। ठीक है, एफ़ साइन थीटा ऊपर की तरफ लग रहा है, बट हम ऊपर की मोशन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ऊपर मोशन हो ही नहीं रही, यानी ऊपर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो इसका वर्क तो वैसे भी नहीं आना है। ठीक है, तो किस कंपोनेंट की वजह से वर्क आएगा? एफ कॉस थीटा की वजह से वर्क आना है। अगर ये बॉडी डिस्प्लेस होती है डी डिस्टेंस तक, या डी डिस्टेंस तक ये डिस्प्लेस होती है, तो यहाँ पर वर्क आएगा। तो फोर्स की डायरेक्शन में यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे वर्क आएगा। नॉर्मली हम लोग कौन सा फॉर्मूला पढ़ते थे प्रीवियस क्लासेस में, एर्थ नाइन्थ में, कि वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ओनली। बट वहाँ पर हम क्या कंसिडर करते थे कि बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि एंगल उनके बीच का जीरो है। ठीक है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। उनके बीच का एंगल क्या है? जीरो है, थीटा जीरो है, तभी हम कंसिडर कर सकते थे। सभी केसेस में हम ये कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है कि वर्क क्या क्या हो सकता है। पॉजिटिव वर्क हो सकता है। कब पॉजिटिव वर्क होगा? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, यानी थीटा एंगल जीरो हो। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो, मैंने एरो भी बना रखे हैं यहाँ पर। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव वर्क आएगा। कॉस जीरो वन होता है। ठीक है, कॉस जीरो वन होता है, तो कॉस जीरो वन, तो कॉस जीरो वन इसको हमने हटा दिया और एफ इंटू डी बचा, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एर्थ नाइन्थ में, कि वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ओनली। फिर अब बात आती है निगेटिव वर्क। निगेटिव वर्क का मतलब फोर्स जिधर लगा रहे हैं उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। वैसे ये कैसे पॉसिबल है? अगर हम फोर्स लगा रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या पॉसिबल है? कोई केस है ऐसा क्या? हाँ, केसेस हैं। जैसे कि अगर बॉडी पे फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, फ्रिक्शन का वर्क निकालें। अगर ये ब्लॉक ले लें हम, और सपोज़ अभी तो मैंने इसको फ्रिक्शन लेस माना हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे फ्रिक्शन होता तो क्या होता? अब फ्रिक्शन किधर लगता है? मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर मोशन हो रही है। मान लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रही है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो इसका वर्क निगेटिव आना है, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो या तो निगेटिव वर्क डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये एंगल जो है अब 180 डिग्री है इनके बीच का। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना है? 180। तो कॉस 180 की वैल्यू क्या आएगी? -1। इसीलिए ये वर्क क्या होता है? निगेटिव होता है। इसीलिए वर्क निगेटिव आता है। और कौन सा केस हो सकता है निगेटिव वर्क का? आप अगर बॉल ऊपर की तरफ फेंकें वी वेलोसिटी से, मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ हम इसको फेंक रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा? ग्रेविटी नीचे इसको पुल करेगी,
एम जी नीचे पुल करेगा पर डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है। ठीक है, ये बॉल तब तक ऊपर जाएगी जब तक कि उसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। तो इस कंडीशन में वहाँ पर क्या हो रहा है कि एम जी नीचे लग रहा है पर डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी वर्क निगेटिव आना है, माइनस एम जी एच। ठीक है, वहाँ पर भी वर्क निगेटिव आएगा। ठीक है, फोर्स कितना हुआ एम जी डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट मान लो एच। ठीक है, अपवर्ड, तो -1 एम जी इंटू एच इंटू कॉस 180, मतलब माइनस एम जी एच वर्क हुआ यहाँ पर। ठीक है, फिर जीरो वर्क कब आता है, कॉस 90 आपको पता है जीरो हो, यानी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 हो तो हमारा वर्क जीरो आएगा। ये कंडीशन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए एफ साइन थीटा का वर्क नहीं आया है, बिकॉज एफ साइन थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 है, इसीलिए एफ साइन थीटा को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया गया, एफ कॉस थीटा को ही कंसीडर किया गया। ये रीज़न है इसका। तो अगर फोर्स परपेंडिकुलर कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो उस केस में क्या होता है, फोर्स सेंटर की तरफ जो लगता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, टेंजेंट के अलोंग, या मोशन टेंजेंट के अलोंग हो रही है। ठीक है, तो टेंजेंट के अलोंग मोशन हो रही है यानी 90 डिग्री, रेडियस एंड टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ। ये देखिए कोई बॉडी है यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ में मोशन कर रही है, तो इसका इंस्टेंटेनियस जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस साइड होगा। ठीक है, और ये रेडियस हो गई, तो सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, और ये डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, अलोंग द टेंजेंट। अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो आप समझ सकते हैं, अगर कोई स्ट्रिंग, कोई अगर हम एक स्टोन लेकर के स्ट्रिंग पे उसको टाई करके चारों तरफ घुमाते हैं, उसको सर्कुलर मोशन कराते हैं, तो अगर हम उसको छोड़ देते हैं या स्ट्रिंग टूट जाती है तो अलोंग द टेंजेंट जाता है ये स्टोन, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये अलोंग द टेंजेंट होती है। तो 90 डिग्री एंगल होगा यहाँ पर, तो 90 डिग्री यहाँ पर एंगल होगा तो क्या होगा, वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। तो सर्कुलर मोशन में वर्क हमारा जीरो होता है। ठीक है, यही रीज़न है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अराउंड चारों तरफ मोशन करते हैं, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे, तो उनका वर्क जीरो होता है, इसलिए उनकी एनर्जी लॉस नहीं होती है। ठीक है, एनर्जी अगर वर्क हो रहा होता है तो एनर्जी लॉस होती, एनर्जी अगर लॉस होती तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर जाते हैं, जो फिर एटम एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब एटम एग्जिस्ट नहीं करता तो ये यूनिवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये रीज़न है इसके पीछे। और जैसे प्लानट है ये भी सर्कुलर पाथ में मोशन करते हैं या इलिप्टिकल पाथ में मोशन करते हैं, तो इस केस में भी यही है, उनको एक एनर्जी पहले से मिल गई, भी वेलोसिटी मिल गई थी ½ m², उसी से वो मोशन कर रहे हैं, कहीं से उनको अलग से एनर्जी लेने की ज़रूरत नहीं है, ½ m² एनर्जी है वो कंजर्व है उनके पास। ठीक है, तो ये हमारा जीरो वर्क आएगा इस केस में, इतना आप समझ लीजिए कि ये जीरो वर्क आना है इस केस में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, यूनिट। तो यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है इसकी, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट मीटर है, 1 न्यूटन मीटर, इसको 1 जूल बोलते हैं। ठीक है, इसको 1 जूल बोलते हैं। एंड अगर ग्राफ की बात करें, सीजीएस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, 10⁻7 अर्ग आएगा इसका। ग्राफ की अगर बात करें तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है वो वर्क देता है। अगर कोई भी कर्व है, ये तो मैंने लाइन बनाई यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, तो ये वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, तो कोई सा भी फोर्स हो, अगर कांस्टेंट फोर्स होता तो ये लाइन बनती पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो वर्क होगा एरिया अंडर द कर्व आएगा वर्क। ये देख रहे हैं, ये लाइन, ये कर्व है, कोई सा भी कर्व होता है, यहाँ पर ऐसा भी होता, तो इसके अंडर का जो एरिया है वो वर्क देगा, यानी F इंटू डी। ये तो आपको वो दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल में क्या होता है, हाफ लेंथ इंटू बेस, तो ये एरिया जो होगा ये वर्क देगा। ठीक है, ये एरिया क्या देगा, वर्क देगा। चलिए अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं एनर्जी के बारे में। व्हाट इज़ द एनर्जी, व्हेन अ बॉडी कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क इज सेड टू पॉसेस एनर्जी। ठीक है, अगर कोई बॉडी कैपेबल है वर्क करने के लिए तो कहेंगे कि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है।
ठीक है। इट इज़ मेजर्ड बाई द अमाउंट ऑफ वर्क दैट बॉडी परफॉर्म्स, ठीक है। इट इज़ मेजर्ड बाई द अमाउंट ऑफ वर्क दैट बॉडी परफॉर्म्स, हम वर्क से भी इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो वर्क हम देंगे वो एनर्जी उसको मिल जाती है। सपोज़ अगर किसी ब्लॉक को पुश करें, ठीक है, तो क्या होता है, हमने उसको उस पर वर्क किया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। अगर वी वेलोसिटी से आगे वो चलने लगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो जो वर्क आप करेंगे वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा आपका एनर्जी में। एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज़ इट्स कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। इससे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटी टू डू वर्क। तो यहाँ मैंने ये बना के रखा हुआ है, यूनिट तो जूल होती है, आपको पता ही है। तो वर्क को एनर्जी में, एनर्जी को वर्क में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं या कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। भले ये मल्टीप्लिकेशन है और दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, बट इसका जो वर्क है हमारा स्केलर क्वांटिटी आएगा। ये डॉट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आता है, डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज गिव्स स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एफ डॉट डी, ये 11th क्लास में आपको बताया जाएगा। अदर यूनिट्स क्या है इसकी, वाट आर मतलब 1 वाट आर, यानी कि अगर इसका 1 वाट 1 आर, तो अगर एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 1 आवर में कितना होता है, 360 100 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3.6 किलो जूल एनर्जी आ जाएगी। और किलोवाट आर, ये 3.6 × 10⁶ जूल एनर्जी देगा। 1 कैलोरी 4.186 जूल, 1 किलो कैलोरी आपने देखा होगा, जैसे कि चिप्स का पैकेट हो गया, या फिर आप ये जो नूडल्स होते हैं या चिप्स होते हैं इन सब पे भी लिखा रहता है, या जो कैन होते हैं क्या कहते हैं, ये जूस वाले कैन होते हैं जो आते हैं, इस पर भी केसीएल में एनर्जी उस पर मेंशन रहती है कि इतनी केसीएल एनर्जी है इसमें। तो ये किलो कैलोरी से मेंशन करते हैं उसमें, ठीक है। तो किलोवाट आवर को अगर देखें तो ये एक्चुअली है क्या, ये 1 यूनिट के इक्वल होता है, ठीक है। 1 यूनिट के इक्वल होता है किलोवाट आवर, जो एनर्जी हमारी खर्च होती है। जैसे हमारा यहाँ बिजली का जो बिल आता है वो 1 यूनिट में आता है, तो इसको किलोवाट आवर भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि 1 घंटे में जो एनर्जी खर्च हुई, स्पेंड हुई, वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। इसके बाद 1 कैलोरी मोस्टली जो है हीट एनर्जी के लिए ज़्यादातर ली जाती है, ठीक है। कैलोरीमेट्री चैप्टर में आएगा, ज़्यादातर उसी के लिए यूज़ करते हैं इसको। वैसे अगर 1 कैलोरी की डेफिनेशन बताई जाए तो ये होगा कि वाटर का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड रेज करने या इंक्रीज़ करने में 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड इंक्रीज़ करने में जो एनर्जी स्पेंड होती है वो 1 कैलोरी के इक्वल होती है, ठीक है। तो 1 किलो कैलोरी में क्या होगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1 किलो कैलोरी इतने जूल हो जाएगा, ये 4.186 जूल होता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। कितने फॉर्म होते हैं, बहुत सारे फॉर्म होते हैं एनर्जी के। फर्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी आपसे पूछे जाते हैं। एनर्जी पॉजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। बॉडी मोशन में, रेस्ट में है, इसके अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं कि इसमें मैकेनिकल एनर्जी है। और मैकेनिकल एनर्जी के भी 2 पार्ट होते हैं, एक पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, ये किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन पे, शेप एंड साइज पे। कैसे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, पोजीशन पे। सपोज एक ब्लॉक हम एच हाइट पे ले जाएंगे तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, ठीक है, mgh, यानी कि वहाँ पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है पोजीशन चेंज करने पे, ठीक है। तो और शेप एंड साइज का मतलब क्या हुआ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी यहाँ पर। सपोज एक स्प्रिंग है तो उसको अगर हम स्ट्रेच करेंगे, कंप्रेस करेंगे तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसे बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे निगेटिव ऑफ द वर्क डन भी बोलते हैं इसको, ये वर्क डन का निगेटिव होता है, मैंने मेंशन कर रखा होगा, हाँ यहाँ मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो निगेटिव ऑफ द वर्क डन होता है, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट पे ले जाएंगे तो वर्क डन हमारा -mgh आता है।
वर्क डन हमारा माइनस एम जी एच आता है, और इसका नेगेटिव ले लेंगे तो प्लस एम जी एच हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी प्लस एम जी एच और वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज माइनस एम जी एच। ठीक है। फिर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी इज पॉसिबल ड्यू टू स्टेट ऑफ द मोशन। अगर इसमें किसी ऑब्जेक्ट में या किसी बॉडी में वेलोसिटी है तो उसमें डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, इसमें डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी के टाइप्स क्या क्या हैं? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल। ट्रांसलेशनल सिंपल जो मैंने बताया आपको, किसी ब्लॉक को पुश किया और उसको भी वेलोसिटी मिल गई तो वो जो एनर्जी आएगी हाफ एम स्क्वायर, वो हो जाएगी हमारी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल क्या होती है? सपोज फैन हमारा चल रहा है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दी तो वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। यहाँ पर ट्रांसलेशनल मोशन तो हो नहीं, फैन कहीं मूव तो कर नहीं रहा, आगे तो जा नहीं रहा, पीछे तो जा नहीं रहा, तो यहाँ पर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। फिर बात आती है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की। वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात आती है तो जो हमारा सॉलिड होता है, या सॉलिड में भी अगर ले लें तो वहाँ पर जो पार्टिकल हैं, मॉलिक्यूल क्या है, वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, एक किसी एक्सिस के अलॉन्ग या किसी डिफरेंट एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट करते हैं। सपोज ये एक मॉलिक्यूल यहाँ पर एक इधर है, तो ऐसे ऐसे करके ये वाइब्रेट करते हैं, तो ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है, कोई भी सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने स्केल ही ले ली अगर, तो मैंने इसको ऐसे स्ट्रेच किया तो इसमें क्या स्टोर हो गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ कन्वर्टेड इनटू, ये देखिए इसमें वाइब्रेशन होते हैं ऐसे ऐसे करके, जब इसको छोड़ेंगे आप टूट ही गई। ठीक है, तो इसमें वाइब्रेशन होते हैं। स्प्रिंग ले लें, स्प्रिंग में आप इलास्टिक एनर्जी स्टोर करते हैं, तो उसको जब आप छोड़ेंगे तो उसमें कुछ टाइम के लिए वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। ठीक है, रिपीटेड मोशन होते हैं, फिर डैम्पिंग होकर के वो जीरो पहुंच जाता है। तो रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम क्या होगा? पी स्क्वायर बाई 2m। पी क्या है? मोमेंटम है। तो इस पर भी क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं कि मोमेंटम 50% इंक्रीज़ कर देने पे काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज़ हो जाएगी, या काइनेटिक एनर्जी 300% इंक्रीज़ कर दें तो मोमेंटम में क्या चेंज आएगा। तो इससे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। बाकी मैंने ये आपको बता दिया रिलेशन बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एंड द वर्क डन। ठीक है, ये क्या होता है? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, और नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड, अगर ग्रेविटी की बात करें तो। फिर बात आती है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें पता है कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। ठीक है, एनर्जी ना तो क्रिएट कर सकते हैं एंड ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में केवल कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? कई सारे एग्जाम्पल, आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लीजिए। सपोज़ मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ एक 4 व्हीलर का, तो 4 व्हीलर किसी काइनेटिक एनर्जी से आगे की तरफ जा रही है, मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड से। तो पहले आप उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए 100 जूल आ गई। ठीक है, सपोज़ 100 जूल आई। उसके बाद जब आपने ब्रेक अप्लाई किया तो वो कार रुक गई, तो सारी की सारी एनर्जी कहाँ पे गई? तो हम देखेंगे कि अगेंस्ट द फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में जाएगी। ब्रेक ड्रम जो होते हैं, ब्रेक ड्रम और ब्रेक ड्रम से जो भी हीट प्रोड्यूस होगी उसमें जाएगी, एंड ब्रेक ड्रम से जो फ्रिक्शन था, वो जो फ्रिक्शन की एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन, तो उसमें एनर्जी गई आपकी। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट तो इसी में जाता है, ब्रेक ड्रम में ही जाएगा आपका, या जो डिस्क ब्रेक होती है उसमें जाएगा। एंड थोड़ा सा पार्ट जो आवाज़ आती है ब्रेक मारने पे, तो साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जा रहा पार्ट। तो सारा का सारा एनर्जी कंजर्व है, कहीं गई नहीं एनर्जी, वो कहीं डिस्ट्रॉय नहीं हो पाई एनर्जी। ठीक है, कोई सा भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। ठीक है, फ़ैन हो गए, फ़ैन का एग्जांपल ले लें तो फ़ैन को जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम देते हैं तो पहले रोटेट करता है, जब हम स्विच बंद कर देते हैं तो वो लगातार रोटेट नहीं कर पाता है, बिकॉज उसके जो बियरिंग्स होती हैं उसमें फ्रिक्शन होता है, वो कुछ वर्क उसमें चला जाता है। ठीक है, कुछ वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन जाता है हमारा, एंड रेस्ट ऑफ द वर्क एयर ड्रैग में जाता है, कुछ हीट एनर्जी में भी जाता है। ठीक है, एयर ड्रैग के अगेंस्ट भी वर्क करने में कुछ एनर्जी हमारी स्पेंड होती है।
तो कई सारे एग्जांपल हैं, आप ले सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तो एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि ग्रेविटेशनल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी को हम कंजर्व करना चाहेंगे अगर यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि सपोज आपने एच हाइट पे, ये एच हाइट है, ठीक है। एच हाइट से आप कोई बॉल ड्रॉप करते हैं यहाँ से, ठीक है। एच हाइट से आप कोई बॉल ड्रॉप करते हैं तो ऑलरेडी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है, बिकॉज पोजीशन चेंज है उसकी ग्राउंड से। एच हाइट पे है तो एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी है विच इज इक्वल टू 100 जूल, मैंने मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी कोई मोशन नहीं हुई, ड्रॉप करने का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0, तो 100 जूल एनर्जी थी और टोटल पोटेंशियल एनर्जी ही थी यहाँ पर। थोड़ा सा नीचे आने पे उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाती है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड के अकॉर्डिंग वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh के अकॉर्डिंग थोड़ी सी वेलोसिटी आ जाएगी उसमें। तो वो वेलोसिटी सपोज मान लीजिए कि 20 जूल, हाफ एम स्क्वायर ये जो आया हमारा 20 जूल है, और अभी भी कुछ हाइट नीचे है तो एम थोड़ा सा कम हो गया, देख रहे हैं एम थोड़ा सा कम हो गया और 20 जूल इसमें चला गया, ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर कंजर्व हुआ है, देख रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो 80 + 20 मैंने लिया 100, हर एक पॉइंट पे 100 ही रहेगा। और जब लास्ट में एकदम जस्ट अबाउट टू टच बॉल यहाँ पे आ जाएगी तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, बट रहेगी 100 जूल ही। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो रही है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि इसको अगर हम छोड़ दें सिस्टम को, प्रैक्टिकली ये होता है कि एयर ड्रैग के अगेंस्ट भी जो वर्क हो रहा है उससे एनर्जी कुछ लॉस होती है, ठीक है। 100 जूल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे कंजर्व नहीं रहेगी, थोड़ा सा यहाँ 100 है तो यहाँ पे हो सकता है कि 95 जूल रहे, ठीक है। थोड़ी सी एनर्जी 5 जूल स्पेंड हो जाती है अगेंस्ट द वर्क ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करने में थोड़ी सी एनर्जी आपकी लॉस तो होनी ही है, ठीक है। तो एनर्जी हम कंजर्व कहाँ तक कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक, जस्ट अबाउट टू टच, अभी टच नहीं हुआ, ग्राउंड को टच हो जाएगा तो एनर्जी सारी की सारी लॉस हो जाएगी, ठीक है। तो 100 जूल वो कहाँ चली गई, फिर यहाँ पर तो 100 जूल है, यहाँ पर तो टोटल 0 हो गई ना जब रेस्ट पे आ गया, ठीक है। आफ्टर कोलाइडिंग द ग्राउंड 0 पे आ जाएगा ना, तो 100 जूल एनर्जी गई कहाँ। फिर हम अगर कंजर्व करेंगे टोटल एनर्जी को तो हम पाएंगे कि डिफॉर्मिंग ग्राउंड को भी थोड़ा सा डिफॉर्म कर देगा और खुद भी बॉडी थोड़ा सा डिफॉर्म हो सकती है या रिबाउंड हो सकती है। तो डिफॉर्मेशन में भी थोड़ी एनर्जी जा रही है, थोड़ी का सारी एनर्जी डिफॉर्मेशन में ही चली जाएगी, थोड़ा बहुत हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, थोड़ा सा साउंड एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो एनर्जी हम कंजर्व कहाँ तक करेंगे, द मोशन ड्यूरिंग द एयर, ठीक है, ठीक है। एयर में ट्रेवल करने के एयर में जब ट्रेवल कर रहा होगा उसी टाइम हम यहाँ पर एनर्जी कंजर्व कर रहे होंगे, ठीक है। फिर बात आती है कंजर्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की। तो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं जनरेटर के थ्रू। जैसे डैम होता है, डैम में क्या होता है कि जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, जनरेटर पहले तो वहाँ टरबाइन लगा होता है, टरबाइन पे वो वाटर गिरता है, तो वो जो वाटर गिरता है तो रोटर को वो घुमाता है, जो ब्लेड्स होते हैं उनको घुमाता है, तो वहाँ से हमें रोटेशनल उसकी mgh जो एनर्जी है, वाटरफॉल की एनर्जी जो mgh है वो पहले तो चेंज हुई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, फिर वो उस एनर्जी को जनरेटर ने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। जैसे पोल लगे होते हैं तो फ्लक्स को कट करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसका अपोजिट कर दें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अब हम यूटिलाइज करते हैं घरों में, जैसे मिक्सी हो गई, मिक्सर हो गया, तो उसमें क्या है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है वो मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है मैकेनिकल में, हम मोटर लगी हुई तो मोटर का वर्क यही होता है। फिर अगला देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल का हीट में कन्वर्जन। आयरन हो गया हमारा, ठीक है, आयरन हीट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो हीट होता है, जिससे कि हम क्लॉथ को आयरन कर पाते हैं, हीट एनर्जी हो गई। अब हीट एनर्जी को दोबारा कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रिकल में तो थर्मोकपल के थ्रू होता है। ये थर्मोकपल में क्या होता है कि दो मेटालिक प्लेट्स होती है, ले लीजिए, या कुछ दो मेटालिक प्लेट ले लीजिए जिनका टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो। सपोज एक प्लेट कॉपर की है, एक एल्युमिनियम की है, कॉपर की प्लेट है
200 सेंटीग्रेड पे, एंड एक प्लेट है -10 सेंटीग्रेड पे एल्युमिनियम की, तो उसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी अगर इसमें हम वायर कनेक्ट कर दें, ठीक है। तो हीट एनर्जी से भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड में। ये तो आपको पता ही है, लाउड स्पीकर के थ्रू हो जाता है। साउंड माइक्रोफोन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अगला हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल से केमिकल, बैटरी चार्ज करते हैं तो केमिकल एनर्जी, उसमें केमिकल एनर्जी इंक्रीज होती है बैटरी में, ठीक है। और जब केमिकल एनर्जी से अब जब डिस्चार्ज होगी बैटरी, यानी इसको हम यूटिलाइज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है दोबारा से, ठीक है। सेल के टर्मिनल को अगर हम जोड़ दें किसी भी ये डिवाइस से या किसी भी बल्ब से, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्पेंड हो रही होती है, यानी डिस्चार्जिंग हो रही होती है बैटरी की। तो ये हो गया एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन केमिकल एनर्जी में। फिर अगला है केमिकल टू लाइट एनर्जी। कैंडल हो गया, बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ अ केमिकल प्रोसेस, ठीक है। तो कैंडल क्या कर रही है कि केमिकल को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है और लाइट को फिर से केमिकल में कन्वर्ट करना है तो ऑप्शन का भी यूज़ होता है इसमें। सपोज़ एग्जांपल ले रहा हूँ मैं फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। उसमें क्या होता है, लाइट एनर्जी आती है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, अपना अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, अपना फूड ये बनाते हैं। किस फॉर्म में बनाते हैं, फ्रुक्टोज, सुक्रोज या फ्रुक्टोज के फॉर्म में बनाते हैं अपना खाना, ठीक है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन लाइट में। तो ये तो पता है बल्ब है, तो बल्ब इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट करता है, लाइट में। अब लाइट एनर्जी से फिर से हमें इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है तो फोटो सेल का यूज़ करते हैं या सोलर सेल का यूज़ करते हैं, सोलर प्लांट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर केमिकल एनर्जी को आपको हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है वो भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। H2SO4 का एग्जाम्पल ले लीजिए, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया कंसनट्रेटेड। आप किसी सरफेस पे उसको डाल देंगे तो क्या होगा, वो तुरंत हीट प्रोड्यूस करने लगता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, बर्निंग इफेक्ट आता है वहाँ पर। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, हीट एनर्जी में, ठीक है। कई सारे कंजर्वेशन के भी कई सारे एग्जांपल थे। रबिंग ऑफ दी हैंड को जब रब करते हैं तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो होती है हीट एनर्जी, ठीक है। रबिंग से क्या प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी। तो जो हमने उसको मैकेनिकल वर्क दिया वो फ्रिक्शनल वर्क के थ्रू हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब आता है वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। आप ले लीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड फार्मूला, v²=u²+2as, और हाफ m से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी इक्वेशन में, ठीक है। तो ये जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने ये देखा कि अब इसमें हाफ m से मल्टीप्लाई किया तो MAS बना यहाँ पर। MA क्या होता है, फोर्स होता है, ये फोर्स इंटू क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क। और ये हमारी है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। और ये हमारी है इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व किया तो ये मिला हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये होती है हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। बुक में और तरीके से भी दिया है, थोड़ा लेंदी था, इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है यहाँ पर। तो ये होता है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो। वर्क हमारा क्या होता था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है, उसी से फॉर्मूला ड्राइव भी हुआ है, ठीक है। तो वर्क हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी होता है एंड क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी होता है, ठीक है। अब बात आती है पावर की। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर की यूनिट क्या होती है, वर्क अपॉन टाइम, मतलब वर्क आप कितनी तेज़ी से कर रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ वर्क। सपोज आप 100 जूल वर्क 10 सेकंड में कर रहे हैं और 100 जूल वर्क 5 सेकंड में कर रहे हैं, तो किसकी पावर ज़्यादा है, जो कम टाइम में वर्क करेगा तो उसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है। इसलिए इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पर, ठीक है। अब सपोज आप एक बंदा ब्लॉक उठाता है 10 सेकंड में, दूसरा बंदा वही ब्लॉक उठाता है h हाइट तक 5 सेकंड में,
तो किसकी पावर ज़्यादा है? आप ये बोलेंगे जो जल्दी उठा रहा है, मतलब जो कम टाइम ले रहा है, ठीक है। इसीलिए द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। जितनी तेज़ी से आप वर्क करेंगे उतनी ज़्यादा पावर होगी। पावर की यूनिट क्या होती है? वर्क की यूनिट क्या है? जूल। टाइम की यूनिट है सेकंड, जूल अपॉन सेकंड। इसको बोलते हैं वॉट, 1 वॉट। तो हमारे जैसे बल्ब होते हैं या एलईडीज़ होती हैं, ये वॉट में होती हैं। सपोज मान लीजिए 40 वॉट की एलईडी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 40 वॉट की एलईडी का मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में 40 जूल वर्क हो रहा है। हर सेकंड में 40 जूल वर्क हो रहा है, ठीक है। हर एक सेकंड में 40 जूल वर्क होता जा रहा है। तो ये हमारी डिफिनेशन हो जाएगी पावर की। फिर इसकी यूनिट्स देख लीजिए। हाँ, ये भी होता है पावर, ये भी होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगी? वेलोसिटी। फोर्स इंटू वेलोसिटी, ये भी फॉर्मूला होता है, बट ये तब होता है जब इक्विलिब्रियम का केस होता है, यानी अगर बॉडी कांस्टेंट मोशन कर रही है तभी हो पाएगा ये, ठीक है। अदरवाइज इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी पड़ती है। अगर वेरिएबल फोर्स, अगर फोर्स लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है, ये 1 किलोवाट 1000 वाट के इक्वल होता है। 1 हॉर्स पावर सुना होगा 746 वाट का होता है। 1 मेगावाट 10⁶ वाट, बहुत ज़्यादा होता है अमाउंट। 1 गीगावाट, ये भी बहुत ज़्यादा अमाउंट है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है ये। सबसे बड़ा पावर प्लांट ताइवान में है, इसकी कैपेसिटी आई थिंक 6 गीगावाट है। बहुत ज़्यादा पावर जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। तो ये हो गया हमारा पावर।